नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना चाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर प्रदेश में बड़ी सरगर्मी। देहरादून में पूछताछ के बाद हरिद्वार पहुंची उर्मिला। वायरल ऑडियो पर उर्मिला सनावर से हरिद्वार पुलिस ने की पूछताछ। सीएम धामी ने प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों पर लिया अपडेट। कहा, वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले पूरे किए जाएं अधूरे काम। आपसी तालमेल बनाकर विभागों से कार्य करने के निर्देश। उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। आगामी कार्यक्रम और चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। मनरेगा में हुए बदलावों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई चर्चा। और 27 विधानसभा चुनाव नजदीक आते राजनीतिक दलों का बढ़ने लगा कुनबा। कांग्रेस ने 30 रिटायर्ड कर्मचारियों को कराई पार्टी ज्वाइन। प्रदेश भर में चलेगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। उर्मिला सनावर जो पेशे से एक अभिनेत्री हैं और बड़े पर्दे पर अच्छा अभिनय भी करती आई हैं, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में जिस तरह का भूचाल लाने का काम उन्होंने किया, उससे यह अंदाजा लगाना कठिन हो रहा है कि उर्मिला सनावर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं या फिर उर्मिला की नौटंकी जारी है। देख रिपोर्ट। क्या अंकिता को न्याय दिलाना चाहती है उर्मिला, या फिर उर्मिला कर रही नौटंकी? उर्मिला के पास है कोई सबूत या प्रदेश को कर रही गुमराह? क्या है उर्मिला का असली चेहरा? सालों से टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम करने वाली उर्मिला सनावर पर्दे पर तो अच्छा अभिनय कर लेती है, लेकिन उर्मिला के कारण जो कुछ उत्तराखंड की सियासत में आजकल चल रहा है, उसे देखकर यह अंदाजा लगाना जरा कठिन हो रहा है कि क्या वाकई में उर्मिला सनावर बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना चाहती है या फिर उर्मिला की नौटंकी जारी है। दरअसल वो उर्मिला जिसे उत्तराखंड की बेटी अंकिता का नाम भी कुछ समय पहले सही से पता नहीं था, जिसके बारे में वो खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलती नजर आई। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी। फिर कैसे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उर्मिला सनावर ने सियासतदानों से भी पंगा ले लिया। वो गट्टू है, वो गट्टू को दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। जिस उर्मिला सनावर को अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी, फिर कैसे उसने वीआईपी के नाम का खुलासा करते हुए उत्तराखंड में सियासी भूचाल ला दिया। ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि उर्मिला सनावर ने अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा जिस वजह से किया, उसके पीछे का कारण उर्मिला और उसके कथित पति सुरेश राठौड़ के बीच चल रहा कलेश था। अगर वाकई में उर्मिला सनावर अंकिता को न्याय दिलाना चाहती है, तो उर्मिला ने पहले अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आखिर क्यों उर्मिला और सुरेश राठौड़ के बीच जब बात बिगड़ी, तब उर्मिला सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक के बीच पहुंची? हैरानी की बात तो ये है कि घर की इस लड़ाई को जीतने के लिए सहारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का लिया जा रहा है। हालांकि सच क्या है, ये पुलिस की जांच से ही साफ हो पाएगा, क्योंकि कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रही उर्मिला सनावर देहरादून लौटकर पुलिस के पास पहुंची और ऑडियो वीडियो से जुड़े सबूत पुलिस को सौंप दिए गए। पुलिस गहनता से इस मामले की जाँच करेगी, जिसके बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उससे पहले जो किरदार नजर आ रहा है उर्मिला सनावर का, उसे देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि वो सच में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहती है या फिर नौटंकी कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और उर्मिला के बीच बातचीत का नया ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। यदि ऑडियो पर यकीन किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत गौतम और उर्मिला सनावर के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सुरेश राठौड़ पचा नहीं पा रहे थे, और वो इतना बिदक गए कि उर्मिला पर दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव बना दिया। देख रिपोर्ट। दुष्यंत गौतम और उर्मिला के बीच क्या पक रही थी खिचड़ी?
नए वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप। नए ऑडियो ने दिया मामले को नया मोड़। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के बीच बातचीत का नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नए वायरल ऑडियो ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब तक जो उर्मिला सनावर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा कर रही थी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को वीआईपी बता रही थी, उसे लेकर ऑडियो में बड़ा खुलासा हुआ है। तो तुम यानी कि शादी कबूल करने तो चाह ही नहीं रहे थे, तुम हमें पत्नी तो मान ही नहीं रहे थे, तुम तो दुष्यंत को बर्बाद करना चाह रहे थे। सच्चाई तो ये है ना। हाँ तो ये दुष्यंत का दर्द है ना, मेरा दर्द तो तुझे आज तक हुआ ही नहीं। मेरे तो निष्कासन को कह दिया, मेरी तेरी वजह से हुआ ही नहीं। हमें दुष्यंत गौतम का क्या दर्द होता, हम तो जो बात है तुम्हें यानी कि जबरदस्ती हमें आरोपी बनवा के, हमारे पर ब्लैकमेलिंग लिखवा के, कई मानहानि लिखवा के तुम हमें जेल भेज देते। चलो ठीक है। तुझे आज भी दुष्यंत का ही दर्द है, तुझे सुरेश का कभी दर्द हुआ ही नहीं, इसलिए मेरी दूरियां तेरे से हमेशा ही है, समझ गया? तुझे हमेशा उसी का दर्द रहा। यदि इस ऑडियो पर यकीन किया जाए तो क्या ये समझा जाए कि दुष्यंत गौतम और उर्मिला सनावर के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सुरेश राठौड़ पचा नहीं पा रहे थे? क्या सुरेश राठौड़ के खिलाफ जाकर उर्मिला ये सब कुछ कर रही थी, इसीलिए सुरेश राठौड़ बिदक गए और उर्मिला पर दुष्यंत गौतम का नाम लेने का दबाव बना दिया? उन पे तो किसी को उतरी थी, खरी उतरी थी। क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों? दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना, ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी हम क्यों कहते फिर। हाँ, अच्छा क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा। इस नए ऑडियो ने उर्मिला सनावर द्वारा किए जा रहे दावों को कमजोर कर दिया है, सवाल उठाने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या उर्मिला ने अब तक जो कुछ खुलासा किया वो सिर्फ सुरेश राठौड़ के कहने पर किया। सवाल ये भी कि क्या वाकई में दुष्यंत गौतम और उर्मिला के बीच खिचड़ी पक रही थी, जिससे सुरेश राठौड़ बिदक गए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि पूरे उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल इस नए ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते। क्यों नहीं खरे उतरे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो क्यों? दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना, ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। आज उत्तराखंड में जो माहौल उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ ने पैदा किया है, क्या इस पूरे मामले में जांच के बाद इन दोनों पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि बीते दिन सोशल मीडिया पर नया ऑडियो वायरल होने के बाद एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तोता मैना की कहानी ने पूरे प्रदेश के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। सवाल ये भी, क्या राज्य में माहौल खराब करने वाले राजद्रोही तोता मैना पर कोई एक्शन होगा या नहीं? देखिए रिपोर्ट। उर्मिला सनावर जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा किया तो पूरे प्रदेश का माहौल ही बदल गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग उठने लगी। लेकिन बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नए ऑडियो ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब बीजेपी के समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती हो या फिर वायरल ऑडियो, दोनों में एक समानता है कि उर्मिला ने जिस वीआईपी के नाम का खुलासा किया, इसके लिए उर्मिला पर सुरेश राठौड़ ने दबाव बनाया। यदि इस बात को सच मान लिया जाए तो सवाल उठते हैं कि क्या तोता मैना यानी उर्मिला और सुरेश राठौड़ राजद्रोही साबित होंगे? क्या दोनों के तोता मैना की कहानी ने पूरे प्रदेश के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं किया, जिसके खुलासे से पूरे प्रदेश को प्रदर्शन में झोंक दिया गया? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? राज्य में अस्थिरता जैसे हालात पैदा किए गए, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? क्या सुरेश राठौड़ और उर्मिला ने अपने आपसी झगड़े में पूरे प्रदेश के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया? सवाल है कि राज्य में माहौल खराब करने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों न हो। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला लोगों की भावना से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसका अपने हित के लिए तोता मैना यानी उर्मिला और सुरेश राठौड़ ने बखूबी इस्तेमाल किया, जिस पर कार्रवाई जरूरी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं संयुक्त संघर्ष मंच ने अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को दोहराते हुए 10 जनवरी की शाम को प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया और इसके अगले दिन 11 जनवरी को प्रदेश बंद करने का ऐलान किया गया। महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला पंत ने बताया कि अंकिता के माता पिता ने भी सीएम धामी से मुलाकात में सीबीआई जांच की मांग प्रमुखता से रखी है और अंकिता के परिजनों को इस लड़ाई में प्रदेश भर के सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों का समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने 10 तारीख की शाम को 5 बजे से गांधी पार्क से हमारा मशाल जुलूस निकलेगा और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मशाल जुलूस बहुत शांतिपूर्वक होगा और सभी का आह्वान किया जाएगा 11 तारीख के बंद के लिए। इसीलिए हम 10 तारीख का मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये अंकिता भंडारी के पूरे सम्मान में उसको न्याय दिलाने के लिए निकाला जाएगा। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़े वायरल ऑडियो पर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पुलिस और एसआईटी टीम को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से किसी अधिकारी, नेता या मुख्यमंत्री के लिए कोई ऑडियो या वीडियो जारी नहीं किया गया। सुरेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र करके मुझे बदनाम करने का प्रयास उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया है। दो पक्षों के बीच की वार्ता को तोड़ मरोड़ कर डीफेक करके मेल्ट करके उसको ऑडियो से वीडियो बनाकर उत्तेजना फैलाना आपराधिक काम है। मेरे द्वारा कभी आज तक कोई ऑडियो वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं की गई और ना मैं इस तरह का करना चाहता हूं। इस तरह के माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए और कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के दुगड्डा से गुमखाल सेक्शन को 2 लेन में विकसित करने का फैसला लिया गया है, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी, चारधाम यात्रा और रक्षा आवागमन को नई गति मिलेगी। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के विकास में भी तेजी आएगी। सीएम धामी ने कहा कि सड़क परिवहन क्षेत्र को बेहतर करने के लिए भारत सरकार से मिली धनराशि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कल जो गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली है। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की जनता से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वन विभाग स्थित मंथन सभागार में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों में वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही सभी विभागों को आपस में समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से किसी भी विकास कार्य को लेकर एनओसी की आवश्यकता है तो उसको भी समय से अवगत करवाया जाए। ये तय हुआ वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है और इससे और जो हमारे काम हैं उनको तेजी मिलेगी और नवाचार होगा और हमारे सरकार का जो कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है उसको और प्रभावी रूप से लोगों के लिए और उससे मदद हो, सहायता हो, उनके घर के पास उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उनके घर पर पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर ये फाइनेंशियल ईयर का भी लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है, 2 माह से ज़्यादा समय, और इस फाइनेंशियल ईयर में सभी काम तय समय पर पूरे हो जाएं। डीएम सभी विभागों की बैठक लेकर उनको ये समन्वय करते हुए उनका तय करें। देहरादून पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इसके साथ ही मनरेगा के बदले गए नाम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस काल में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार देने का प्लान लागू किया गया था। मनरेगा से करोड़ों गरीब लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस प्लान को खत्म कर दिया है, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस जनवरी से फरवरी के बीच सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करेगी और लोगों को मनरेगा में किए गए बदलावों के बारे में जानकारी देगी। 10 जनवरी को
हर ज़िले में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और इसकी सारी असलियत सबको बताते हुए ये हम जो हमारा कार्यक्रम है वो लॉन्च हो जाएगा। 11 को हम एक दिन का अनशन रखेंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक हम मनरेगा बचाओ धरना रखेंगे हर ज़िला पर। 7 फरवरी से ये हम आपके साथ शेयर भी करेंगे अभी सारा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक हम दिन तय करके विधानसभा घेराव रखेंगे। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज 30 रिटायर्ड कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में रिटायर्ड कर्मचारियों का आना कांग्रेस को मजबूती देगा। साथ ही आम जनता भी कांग्रेस पार्टी को खुलकर समर्थन दे रही है। सरकारी सेवा से निवृत्त हुए पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आम लोग अब खुलकर सामने आने लगे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र की सत्ता में और राज्य की सत्ता में निरंकुश सत्ता बैठी हुई है, उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं बताऊं, मेरे स्वयं के फादर उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो क्या अब नहीं है इस दुनिया में, तो हम लोग शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमको पता है, मैं अभी रिटायर हुआ 40-42 साल की सेवा के बाद, मुझे पता है कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए, कांग्रेस किस प्रकार देश को मजबूत कर सकती है। कांग्रेस के टाइम में कितना कुछ देश में जो है क्या कहते प्रगति हुई है। ये भी 11 साल में बैठे ने पूरे देश का नाश कर दिया भाजपा ने। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या पर हल्द्वानी में कांग्रेस ने भारी नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक सुमित हृदेश ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकारी की हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज़ उठाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे। और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। वहीं गदरपुर के गुलरभोज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों ने कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। वहीं जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार द्वारा। और यहाँ पर जो ज़्यादातर समस्याएं लोगों के राशन कार्ड जो नहीं बन पा रहे हैं उसकी समस्याएं हैं, और आधार कार्ड अपडेट जो नहीं हो पा रहे हैं उसकी समस्याएं हैं लोगों की, और स्वास्थ्य संबंधी जो बहुत सारी समस्याएं जो लोगों के यहाँ आके, जैसे विकलांग सर्टिफिकेट है, वो अगर एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो कहते हैं ये तो हम बना नहीं पाएंगे। यहाँ आके कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती है, अधिकारियों के सामने उनको जो है यहाँ आके उनके काम हो जाता है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में फरार छठे आरोपी की लोकेशन का स्ट्रॉन्ग इनपुट पुलिस को मिल चुका है। माना जा रहा है कि दून पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि दून पुलिस को फरार आरोपी के इनपुट मिले हैं और आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि घटना में शामिल फरार आरोपी राज अवस्थी पर पुलिस मुख्यालय ने 1 लाख और दून एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
देखिए, जो एक दुखद घटना हुई थी छात्र के साथ, उसमें जो 5 लोग थे वो तो अरेस्ट हो गए थे। एक जो नेपाल मूल का था, चूँकि उसका अपने परिवार से बहुत सालों से संपर्क नहीं था और वो यहाँ पर भारत में खासकर देखा देहरादून, हरिद्वार, अन्य जगहों पर उसने काम किया, उसके बहुत ज़्यादा लोग संपर्क में नहीं थे। लेकिन जो अभी आपके आज जो हमें इनपुट मिला है उसमें लगता है कि हमारी टीम इसको जल्दी 24 घंटे के अंदर कहीं न कहीं इसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। आवासीय और कमर्शियल के 112 मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है उसका दुरुपयोग ना हो और इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बन रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से। रुड़की में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजिलेंस, पीएसी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने एक साथ 5 गांवों में छापेमारी कर 160 से ज्यादा बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि कई घरों में सीधे बिजली के पोल से अवैध तार डालकर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। ऊर्जा निगम ने विद्युत चोरी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कराए। साथ ही बिजली चोरी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही गई। और हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कुछ गांवों में लगातार विद्युत चोरी की शिकायतें चल रही थी और जब भी हम कोशिश करते थे तो हमारे पहुंचने के पहले कहीं न कहीं ऐसा होता था कि वो तार निकाल लिया करने में प्रयास हो जाया करते थे और हम पकड़ नहीं पाते थे। आज हमने सुबह लगभग 5:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया और हमने इस कार्रवाई घोड़ेवाला गाँव से स्टार्ट करी, फिर घोड़ेवाला, मरगोपुर, डेरी भौरा, बड़ी राजपुतान से वहाँ से होते हुए हमने बेरड़ा तक अपनी चेकिंग करी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर प्रदेश में बड़ी सरगर्मी। देहरादून में पूछताछ के बाद हरिद्वार पहुंची उर्मिला। वायरल ऑडियो पर उर्मिला सनावर से हरिद्वार पुलिस ने की पूछताछ। सीएम धामी ने प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों पर लिया अपडेट। कहा वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले पूरे किए जाएं अधूरे काम। आपसी तालमेल बनाकर विभागों से कार्य करने के निर्देश। उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। आगामी कार्यक्रम और चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। मनरेगा में हुए बदलावों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई शैलजा। और 27 विधानसभा चुनाव नजदीक आते राजनीतिक दलों का बढ़ने लगा कुनबा। कांग्रेस ने 30 रिटायर्ड कर्मचारियों को कराई पार्टी ज्वाइन। प्रदेश भर में चलेगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान।